चल पड़े। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 6 है। अभी तक कितने 5 लेक्चर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था वो एक बार रिवाइज करा दूंगा और उसके बाद में हम लोग आज के अपने जो नए टॉपिक्स हैं 3 टॉपिक्स लेके आया हूँ मैं। रूल ऑफ इंडिसेस, टेबल्स रिलेटेड टू ऑड इवन नंबर्स एंड देन कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स, तो मैंने आप लोगों को कुछ क्लासिफिकेशन करवा दी थी कि क्या जो आप लोगों का 2, 4, 8, 16, 32 इनकी डिविजिबिलिटी आप लोग एक ग्रुप में सीखी हम लोगों ने। देन डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड डिविजिबिलिटी बाय 9 क्या देखते थे हम लोग? सम ऑफ नंबर्स, इफ दिस दैट सम इज डिविजिबल बाय 3 और 9 तो पूरा नंबर आपका 3 और 9 से डिविजिबल होगा। एक हमने देखा था 5 एंड 10 का डिविजिबिलिटी, देन डिविजिबिलिटी बाय 11। फिर हमने वो नंबर्स देखे थे जिनको आप को प्राइम फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो। फिर आप डिविजिबिलिटी को इंडिविजुअली उन 2 नंबर्स के साथ में या मोर देन 2 नंबर्स के साथ में चेक करते हो। क्या क्या था? डिविजिबिलिटी बाय 6, देन 12, 15, 18, 33, 55, 99 वो नंबर जिनको आप को प्राइम फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो, उनसे डिविजिबिलिटी रूल हमने चेक किया था। और लास्ट में कुछ स्पेशल नंबर थे 7 एंड 13। 11 तो मैंने यहाँ पे बता दी। ठीक है, सो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हेडिंग देंगे आप लोग रूल ऑफ इंडिसेस। ठीक है, जो आपका वर्ड है इंडेक्स, जैसे हम बोलते हैं 2 की पावर 2, तो उसका प्लूरल वर्ड है, इंडेक्स का प्लूरल वर्ड है हमारे पास इंडिसेस। सो रूल नंबर 1 लिखेंगे। रूल नंबर 1 क्या बोलता है? इफ यू हैव a raised to the power m into a raised to the power n, then a raised to the power m plus n। अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंस है और 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देन यू कैन ऐड दी पावर्स। फॉर एग्जांपल 2 raised to the power 5 into 2 raised to the power 7, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? 2 raised to the power 5 plus 7, 2 raised to the power 12। एंड मैंने आपको कहा था 2 की पावर कम से कम 10 तक तो आपको पता ही होनी चाहिए। क्या होता है 2 raised to the power 12? 4096। 2 raised to the power 10 1024। 2 raised to the power 11 2048। मैंने कहा था आप लोगों ने ये ध्यान में रखनी है एटलीस्ट। एक और एग्जांपल देखो, 5 raised to the power 12 into 625 is equal to 5 raised to the power x। कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम बन सकता है, आप लोगों को x की वैल्यू बतानी है। अब देखो 625 5 के टेबल में आ रहा है आप लोगों के पास, मैं इसको लिख सकता हूँ 5 raised to the power 12 into 5 5 is 25, then 125, then 625। It means I can write 625 as 5 raised to the power 4 and 5 is equal to 5 raised to the power x। यहाँ पे रूल नंबर 1 लगेगा, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। सो 5 raised to the power 16 is equal to 5 raised to the power x। So what should be the value of x? क्या होनी चाहिए हम लोगों के पास? 60। कोई डाउट इसमें? एक और क्वेश्चन लिखेंगे, 3 raised to the power 10 into 729 is equal to 3 raised to the power x। कहा था मैंने 2, 3, 4 इन सब की वैल्यू एटलीस्ट आप लोगों के पास अप टू 6, 7 तक याद रहनी चाहिए। 3 3 9, 9 3 27, then 27 3 81, 81 3 243 and 243 729। तो ये कितनी पावर हुई आप लोगों के पास? 3 की 3 raised to the power 6, तो into 3 raised to the power 6 is equal to 3 raised to the power x। Again use your rule number 1, 3 raised to the power 16 is equal to 3 raised to the power x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास? 16। कोई डाउट? वैसे ही प्रॉब्लम आप लोग किसकी कर सकते हो? 4 raised to the power 8 into 4096 is equal to 4 to the power x। करो इसको सॉल्व, या तो सारे को 2 में ब्रेक कर लो या फिर 4 के साथ में कर लो। 4 के साथ में करते हो तो 4096 को आप क्या लिख सकते हो?
इंटू 4 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 4 टू द पावर x। तो ये कितना बन जाएगा 4 टू द पावर 14 इज इक्वल टू 4 raised टू द पावर x। तो वैल्यू ऑफ x मस्ट बी 14। या इसको मैं अनदर वे में कर सकता था, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, तो आई कैन राइट एज 2 स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 8 इंटू ये है 2 रेस्ट टू द पावर 12 इज इक्वल टू इसको लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर रेस्ट टू द पावर x। लेकिन ये जो है वो आप लोगों का रूल नंबर 3 है, मैं वहां आपको बताऊंगा। यू कैन राइट इट एज 2 रेस्ट टू द पावर 16 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 12 2 रेस्ट टू द पावर 2x। ये ऐड हो जाएंगी, क्या बनेगा 2 रेस्ट टू द पावर 28 इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू द पावर 2x। बेस दोनों के सेम है, पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। 28 इज इक्वल टू 2x, वैल्यू ऑफ x मस्ट बी 40। कैसे भी करो, अगर आपका वे सही है, मेथड अगर आप जो रूल्स हैं वो सही लगा रहे हो तो आपका आंसर हमेशा ठीक आएगा, जिस मर्जी वे में प्रोसीड करें। कोई डाउट? ये रो ना वहां पे आ उस साइड से, ठीक है। सेकंड रूल देखेंगे हम लोग। देखो रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 है a रेस्ट टू द पावर m अपॉन a रेस्ट टू द पावर n। क्या बनेगा ये a रेस्ट टू द पावर m माइनस n। अगेन प्रॉब्लम लिख सकता हूं मैं 2 रेस्ट टू द पावर 10 अपॉन 32। कर सकते हो सॉल्व? 32 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32 2 रेस्ट टू द पावर 5। अब मैं इस रूल को लगा सकता हूं 2 रेस्ट टू द पावर 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू द पावर 5। कितना बन जाएगा 32 इज गोइंग टू बी योर आंसर। एक और प्रॉब्लम लिखेंगे 3 रेस्ट टू द पावर 14 अपॉन 81। अगेन 81 कैन बी रिटन एज 3 3 is 9 9 3 is 27 3 is 81, so 3 to the power 4, so answer must be 3 raised to the power 10। कर पाओगे ऐसी प्रॉब्लम्स? तो लिखो अब आप लोग रूल नंबर 3। रूल 3 बोलता है a रेस्ट टू द पावर m की पावर n इज इक्वल टू a रेस्ट टू द पावर m इंटू n। अगर मेरे को एग्जांपल देना हो 2 रेस्ट टू द पावर 4 एंड होल पावर इज 3, तो क्या लिख सकता हूं मैं 2 रेस्ट टू द पावर 12। क्या बनेगा आप लोगों के पास ये 4096। लेकिन अब मैं जो प्रॉब्लम आपको कराऊंगा उसमें आप लोग रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 दोनों का ही यूज करोगे इसको सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम लिखो 2 रेस्ट टू द पावर 4 रेस्ट टू द पावर 10 is equal to 8 raised to the power x into 2। What should be the value of x? क्या होनी चाहिए हमारे पास x की वैल्यू? सबसे पहले तो रूल नंबर 3 यहां पे लगाओ, क्या बन जाएगा ये 2 रेस्ट टू द पावर 4 इंटू 10। यहां पे मैं 8 को क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 3 की पावर x इंटू 2। इसको मैं बना दिया 2 रेस्ट टू द पावर 40, 3 इंटू x 3x हो जाएगा 2 रेस्ट टू द पावर 3x इंटू इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 1। सो बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो 2 रेस्ट टू द पावर 40 इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू द पावर 3x प्लस 1। जब बेस दोनों सेम है मैं इक्वेट कर सकता हूँ, तो क्या लिखूंगा 40 इज इक्वल टू 3x प्लस 1। जब 1 आ जाएगा माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 39 इज इक्वल टू 3x। द वैल्यू ऑफ x मस्ट बी 13। तो जरूरी नहीं है इंडिविजुअल रूल से आप लोगों के पास प्रॉब्लम पूछी जाएगी, रूल्स को मिक्सअप करके भी प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती है। एक एग्जांपल और लिखो, आप लोग करोगे इसको 2 रेस्ट टू द पावर 2 होल रेस्ट टू द पावर 25 इट शुड बी इक्वल टू 16 रेस्ट टू द पावर x इंटू 4। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? कैसे प्रोसीड करोगे? आपको ना नंबर्स दिखने चाहिए। 16 दिख रहा है, आपको पता है 2 के टेबल में आता है, 4 दिख रहा है 2 के टेबल में आता है, तो सारी की सारी इक्वेशन को 2 की फॉर्म में चेंज करो। क्या करोगे? ये बन जाएगी 2 रेस्ट टू द पावर 2 इंटू 25। 16 को क्या लिख सकता हूँ 2 रेस्ट टू द पावर 4, तो मैं ये मेरे पास बन जाएगी 2 रेस्ट टू पावर 4x इंटू 2 स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लो 2 रेस्ट टू द पावर 50 इट शुड बी इक्वल टू 2 रेस्ट टू द पावर 4x प्लस 2। सो 50 इज इक्वल टू 4x प्लस 2। क्या बन जाएगी x की वैल्यू
48 डिवाइडेड बाय 4 और x की वैल्यू बन जाएगी आप लोगों के पास 12। कर सकते हो। नेक्स्ट रूल्स लिखो। वो 3-4 रूल है वो मैं आप लोगों को इकट्ठे लिखवा दूंगा, फिर उनके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी हम उनको डिस्कस करेंगे। योर रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या बोलता है आप लोगों के पास, a इंटू बी रेस टू द पावर n। क्या बनेगा हम लोगों के पास, ये a रेस टू द पावर n इंटू b रेस टू द पावर n। रूल नंबर 5 लिखो, a upon b raised to the power n. You can write it as a raised to the power n upon b raised to the power n. Rule number 6 क्या है हमारे पास, a raised to the power 0 और ये होता है 1। कोई एक्सप्लेन कर सकता है मेरे को, कैसे बना सकता हूं मैं a raised to the power 0 is equal to 1? देखो 5 क्यूब अपॉन 5 क्यूब क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये रूल देखो आप लोगों के पास जो मैंने पहले पढ़ाया था, a की पावर m अपॉन a की पावर n। क्या लिख सकते हो, a रेस टू द पावर m माइनस n। तो मैं इस रूल को यहाँ पे लगा सकता हूँ 5 रेस टू द पावर 3 माइनस 3, 5 रेस टू पावर 0। ऐसे नहीं करना है आप लोगों ने, ऐसे नहीं करना है आप लोगों ने, तो सिंपल यहाँ पे कट करो, 1 बन रहा है। तो आप सेम ही चीज आप लोगों ने यहाँ पे बनाई हुई है। इट मीन एनीथिंग पावर रेस टू द पावर 0 यू विल गेट द वैल्यू 1। ओके, और एक लास्ट रूल लिख लो, रूल नंबर 7, a रेस टू द पावर माइनस n। अगर नेगेटिव में पावर है आप लोगों के पास तो आप लोग इसको लिख सकते हो 1 अपॉन a रेस टू द पावर n। ये 7 के 7 रूल आप लोगों को याद होने चाहिए, बिकॉज जब मैं आप लोगों को आने वाले लेक्चर्स में सर्ड एंड इंडिसेस, यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे x रेस टू द पावर y में, या फिर रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस जब करेंगे तो वहां पे ये सारे रूल्स आपको यूज करने हैं, वहां पे इनकी एप्लीकेशन है। तो इनको आप लोगों ने ध्यान में रख के चलना। ओके, नोट कर लो इनको और याद भी करने हैं। ये सातों रूल आप लोगों को टिप्स पे होने चाहिए। किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट हेडिंग दो, इंपॉर्टेंट टेबल्स फॉर ऑड इवन नंबर्स। ठीक है, इसके अंदर में आपके पास फर्स्ट टेबल जो आएगा वो आएगा, फर्स्ट टेबल आएगा आपका एडिशन का। ठीक है, इसके अंदर में 3 रूल है हमारे पास। पहला क्या है, ऑड प्लस ऑड। अगर 2 ऑड नंबर को ऐड करेंगे आप लोगों के पास हमेशा कौन सा नंबर मिलेगा, इवन नंबर। चाहे तो एग्जांपल लिख सकते हो, 5 प्लस 3 क्या बना, 8। 5 इज ऑड नंबर, 3 भी क्या है, ऑड नंबर है, 8 क्या है आप लोगों के पास, इवन नंबर है। तो दिस इज योर फर्स्ट रूल, ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन। सेकेंड रूल क्या है आप लोगों के पास, ऑड प्लस इवन क्या मिलेगा आपको हमेशा, ऑड नंबर। एग्जांपल देख लो, 7 प्लस 10 क्या बना, 17। 7 ऑड नंबर है, 10 आप लोगों के पास इवन नंबर है। कोई भी ऑड नंबर ले लो, कोई भी इवन नंबर ले लो, दोनों को ऐड करोगे आपको कैसा नंबर मिलेगा हमेशा, ऑड नंबर। तो ये आपका सेकंड केस आ जाएगा इसमें। और थर्ड क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, इवन प्लस इवन ऑलवेज गिव्स यू इवन नंबर। कोई भी 2 इवन नंबर ले लो, 10 12 ले लो, 100 200 ले लो, कोई भी 2 इवन नंबर जब भी उनको ऐड करोगे आप लोगों को हमेशा कैसा मिलेगा, इवन नंबर। लेकिन एग्जाम में कभी ऐसी सिंपल प्रॉब्लम पूछी जाएगी क्या आप लोगों से, नहीं। मैंने क्या बताया, इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन। अगर मैं बोलूं इवन प्लस इवन प्लस इवन, तब भी क्या होगा आप लोगों के पास, इवन नंबर। तो यहां से आप लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, क्या ऑब्जर्वेशन हो सकती है हमारे पास, कि सम ऑफ n नंबर्स विच आर इवन इज ऑलवेज इवन। जितने मर्जी नंबर्स हो, अगर सारे नंबर्स इवन हैं तो आप लोगों के पास सम कैसा होगा,
इवन होगा। सेकंड केस बनाओ, ओड प्लस ओड, क्या नंबर बनेगा? इवन। लेकिन मैं बोलूं ओड प्लस ओड प्लस ओड, क्या बनेगा? ओड। अगर मैं बोलूं ओड प्लस ओड प्लस ओड प्लस ओड, क्या बनेगा? इवन। अगर अगेन ओड प्लस ओड प्लस ओड प्लस ओड प्लस ओड, क्या बनेगा? ओड नंबर। तो आपको सीक्वेंस दिख रहा है, अगर 2 ओड नंबर्स हैं तो इवन, 3 ओड नंबर्स हैं तो ओड, 4 ओड नंबर्स हैं तो इवन, 5 ओड नंबर्स हैं तो ओड। अगर मैं आपसे पूछूं 205 इतने ओड नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या हो, सम क्या होगा आप लोगों के पास? ओड। और अगर आपके पास मैं बोलूं 900 ओड नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो सम क्या होना चाहिए हम लोगों के पास? इवन। क्लियर टू यू? लेकिन ये तो इजी है आप लोगों के पास सम करना। इसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन देखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, उसके बाद में एडिशन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो, एक क्वेश्चन लिखो। ऑड नंबर प्लस इवन नंबर प्लस ऑड नंबर प्लस इवन नंबर प्लस ऑड नंबर, फाइनल रिजल्ट क्या आना चाहिए मेरे पास इसमें? ठीक है, इजी करने के लिए आप क्या करो, ऑड नंबर्स को सेपरेट कर लो, इवन नंबर्स को सेपरेट कर लो। मैं क्या कर सकता हूं, ऑड प्लस ऑड प्लस इवन। ये तो हमेशा आप लोगों को क्या प्रोवाइड कराएगा? इवन नंबर। 3 ऑड नंबर्स मिल रहे हैं, क्या बनाएंगे? ऑड नंबर। और ऑड और इवन जब आपस में सम होगा तो क्या बनेगा? ऑड नंबर। तो ऑड आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्लियर टू यू? सेकंड लिखो, इसी में क्वेश्चन करोगे आप लोग ये, 2 टाइम्स ऑफ ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर प्लस 2 टाइम्स ऑफ इवन नंबर। अब बताओ मेरे पास क्या आना चाहिए इसका? 2 टाइम्स ऑफ ऑड मींस चाहे 7 है, 7 into 2 14, 21 है, 21 into 2 42। इट मींस ऑड नंबर को जब भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट अ इवन नंबर। तो ये क्या बन जाएगा आप लोगों का? इवन नंबर। प्लस ये क्या नंबर है? ऑड नंबर। और इवन नंबर्स को आप लोग जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 60, तो वो हमेशा क्या रहेगा? इवन ही रहेगा। तो क्या आ गया? इवन। अब 2 इवन नंबर्स को इकट्ठा कर लो, इवन प्लस ऑड, 2 इवन नंबर ऐड होके हमेशा क्या बनाएंगे? इवन नंबर। तो ये क्या बन जाएगा? इवन प्लस ऑड। क्या बनना चाहिए फाइनल आंसर? ये बिल्कुल सिंपलेस्ट टाइप की प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम आप लोगों के पास इससे भी नेक्स्ट लेवल्स की पूछी जा सकती है, वो मैं कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, जो ओनली ऑड और इवन नंबर पे बेसिस पे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अच्छा, इसमें एक ऑब्जर्वेशन लिख लो आप लोग, यहीं पे नीचे हैश लगा के लिखो ऑब्जर्वेशन। क्या है? इफ 2 is multiply with any number means either it can be a odd number or even number. If 2 is multiply with any number whether even or odd, फाइनल रिजल्ट इज ऑलवेज इवन। क्या स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं मैं? ऑलवेज इवन। 2 से जब एक बार आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास चाहे ओड नंबर होगा चाहे इवन नंबर होगा, फाइनल रिजल्ट हमेशा इवन नंबर बनेगा आप लोगों के पास। ठीक है, ये आप लोगों के पास हो गया फर्स्ट टेबल, जिसमें हम लोगों ने देखा सम ऑफ नंबर्स। सेकंड टेबल क्या आएगा आप लोगों के पास? सब्ट्रैक्शन। अगेन फर्स्ट रूल देखेंगे हम लोग, ओड माइनस ओड क्या बनेगा? 7 minus 3 4, 9 minus 5 4, 13 minus 11 2। तो मींस ओड माइनस ओड करके नंबर क्या बन रहा है आप लोगों के पास? इवन। सेकंड, ओड माइनस इवन, 9 minus 4 5, 20 minus 3 17, 100 minus 5 95। हमेशा नंबर कैसा आ रहा है? ओड। तो ओड माइनस इवन गिव्स यू ओड नंबर। और थर्ड क्या है हमारे पास? इवन माइनस इवन इज इक्वल टू। इवन नंबर्स की बात ये है, इनको चाहे एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो,
चाहे मल्टीप्लिकेशन करो हमेशा कैसा बनेगा आपको, इवन ही मिलेगा। लेकिन अगर इवन को इवन से डिवाइड करता हूँ तो जरूरी नहीं है इवन आएगा, वो जब हम डिवीजन में देखेंगे। 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 5 इज ए ऑड नंबर। 12 डिवाइडेड बाय 2 6 इज ए। 13 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड ही नहीं होता, क्या बन गई, फ्रैक्शन बन गई। तो जब हम डिवीजन के रूल देखेंगे उसमें पढ़ेंगे, फिर कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन वाले रूल्स में किसी को कोई डाउट? इसी के साथ में मल्टीप्लिकेशन के रूल्स भी देख लो। टेबल 3 क्या होगा आप लोगों के पास, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसमें लिखोगे नंबर 1 ओड इनटू ओड। क्या बनना चाहिए आप लोगों के पास, 3 इंटू 9 क्या बनता है, 7 इंटू 5 क्या बनता है, 11 इंटू 11 क्या बनता है। तो हमेशा जब भी ओड नंबर को ओड से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट ए ओड नंबर। सेकेंड कंडीशन, ओड इंटू इवन क्या देगा आप लोगों को, हमेशा इवन। जैसे 7 इंटू 4 28, 9 इंटू 6 54। तो प्रॉपर्टी याद रखनी है, ओड नंबर को जब भी इवन से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट ए इवन नंबर। एंड थर्ड, इवन इंटू इवन क्या आएगा, इवन नंबर। जैसे कि 10 इंटू 20 200, 4 इंटू 8 32, ठीक है, 16 इंटू 2 32। तो इवन को जब भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, इवन नंबर। अच्छा सपोज करो इवन इंटू इवन इंटू इवन इंटू इवन में करते जाऊं तो क्या मिलेगा, हमेशा इवन नंबर। तो लिखोगे, लाइन लिखो, इफ यू हैव n even numbers, ठीक है, if you have n even numbers and you multiply those numbers, then result is always a even number. Clear to you? मैंने क्या लिखाया आप लोगों को, कंडीशन में लास्ट में क्या लिखाया, ऑलवेज। तो ऑब्जर्वेशन क्या बन जाएगी आप लोगों के पास, इन मल्टीप्लिकेशन लिख लेना इसको, इन मल्टीप्लिकेशन इफ देयर इज एट लीस्ट one even number, then final product is always क्या होगा, इवन। अगर एक भी इवन नंबर आप लोगों के पास मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अब देखो मेरे पास 10 नंबर हैं, सारे के सारे कैसे हैं, इवन। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, इवन। अगर उन 10 में से 9 नंबर इवन है, एक नंबर ओड है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, अगेन इवन। अगर इन 10 में से 8 नंबर इवन है, 2 नंबर ओड है, तब भी क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट इवन। 10 में से अगर मैंने आपको पूछा 9 नंबर ओड है और 1 नंबर क्या है, इवन है, तब भी फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, इवन। और मैं चाहूं कि सारे के सारे नंबर्स का प्रोडक्ट ओड हो, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, सारे के सारे नंबर क्या होने चाहिए, ओड होने चाहिए। एक और ऑब्जर्वेशन लिखो, इफ it is required that final product should be an odd number, final product should be an odd number, then all numbers must be odd, अब यहां से मेरे को बताओ, P इंटू क्यू इंटू आर, मैंने आपको स्टेटमेंट दे दी कि P इंटू क्यू इंटू आर ओड है, तो आपने मेरे को बताना है P क्या होना चाहिए,
ऑप्शन ए odd, ऑप्शन बी इवन, ऑप्शन सी कैन बी odd, कैन बी इवन, और ऑप्शन डी इज डाटा इज इनसफिशिएंट। क्या होना चाहिए पी इसमें? ओड होना चाहिए, बिकॉज आपको प्रॉपर्टी पता है अगर पी क्यू आर अगर इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है ओड आ रहा है तो पी क्या होना चाहिए? ओड होना चाहिए। क्यू भी क्या होना चाहिए? ओड होना चाहिए। आर भी क्या होना चाहिए? ओड होना चाहिए, बिकॉज इनमें से कोई भी नंबर अगर इवन बनता है तो आपका प्रोडक्ट कभी भी ओड नहीं आ सकता। और जिसने नहीं पढ़ा होगा वो क्वेश्चन सीधा ये आंसर करके आएगा कि डाटा इज इनसफिशिएंट, कोई वैल्यू नहीं दी है हमारे पास, तो कैसे बताएंगे हम लोग ये ओड है या इवन है। बट आपको रूल पता होना चाहिए कि जो नंबर्स का प्रोडक्ट है वो ओड तभी आएगा अगर सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे? ओड होंगे। तो पता लगा एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखो, इफ a into b into d is equal to odd number, b into c into d is equal to even number, and c into d into e is also even number, तो मेरे को बताओ a क्या होना चाहिए, b क्या होना चाहिए, c क्या होगा, d क्या होगा और e क्या होगा। तीन स्टेटमेंट आप लोगों के पास क्वेश्चन आ गया है, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, लेकिन आप मेरे को सभी के ना सभी नंबर बताओ कि क्या होना चाहिए, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं दी है आप लोगों के पास, लेकिन आपको रूल पता है क्या। यहाँ पे क्या लिखा है? a इंटू बी इंटू डी मस्ट बी ए ऑड नंबर। और ऑड कब हो सकते हैं? तीन नंबर्स का प्रोडक्ट जब सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे? ऑड होंगे। इट मींस a इज ए ऑड नंबर, b भी क्या है? ऑड है, और d भी क्या है? ऑड है। तो अगर यहाँ पे अगर b ऑड है, आप लोगों के पास d ऑड है, तीन नंबर्स हैं, प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। अगर दो नंबर ओड बन गए तो तीसरा नंबर प्रोडक्ट को इवन करने के लिए क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। इसका मतलब सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। अब अगर सी इवन है, डी ओड है, तो ई क्या होना चाहिए? ओड नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट जब तीन नंबर्स का है उसमें से अगर एक इवन आ गया है दूसरा ओड है, तो अब चाहे ओड से मल्टीप्लाई करो या इवन से मल्टीप्लाई करो, आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा? इवन ही आएगा। तो यहां से जब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता तो आपसे ये पूछ सकता था कि सी बताओ क्या होना चाहिए, या मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछने का रहता कि ई बताओ क्या होना चाहिए। और मैक्सिमम बच्चे ये करके आते हैं कि ई क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। लेकिन प्रॉपर्टी क्या बोलती है? तीन नंबर्स का प्रोडक्ट है, सी आपको पता लग गया है इवन है, डी पता लग गया है ओड है। ई चाहे ओड होगा तब भी प्रोडक्ट इवन आएगा, ई चाहे इवन होगा तब भी प्रोडक्ट क्या आएगा? इवन। तो इन प्रॉपर्टी से आप लोगों के पास कुछ इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आप लोग लिखोगे टेबल नंबर 4। किसका है ये? डिवीजन का। इसमें नंबर 1 लिखोगे ओड अपॉन ओड इज इक्वल टू क्या बन सकता है? ओड नंबर भी बन सकता है, या डिवाइड नहीं होगा तो एक फ्रैक्शन बनेगी। फॉर एग्जांपल 21 डिवाइडेड बाय 3 दोनों क्या है? ओड नंबर है, लेकिन 3 1 3 7 3 21 क्या बना आप लोगों के पास? ये ओड नंबर। लेकिन इसी को उल्टा कर दो 3 अपॉन 21 क्या बना? 1/7, और 1/7 इज ए फ्रैक्शन। ओड अपॉन ओड हमेशा क्या आएगा? ओड नंबर या फिर एक फ्रैक्शन। सेकेंड रूल लिखोगे इवन नंबर अपॉन ओड नंबर क्या आना चाहिए आप लोगों के पास? या तो ये इवन नंबर आएगा या फिर फ्रैक्शन आएगा। फॉर एग्जांपल 10 अपॉन 5 क्या बनता है? 2 इज ए इवन नंबर। 20 अपॉन 5 क्या बनेगा? 4 क्या है? इवन नंबर। लेकिन अगर मैं इसी को बदल के लिख दूं 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1/2, 5 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1/4, और ये क्या है आप लोगों के पास? फ्रैक्शन। तो हमेशा इवन नंबर डिवाइडेड बाय ओड नंबर आप लोगों को इवन नंबर देगा या फिर फ्रैक्शन देगा, कभी भी आप लोगों को ओड नंबर नहीं मिलेगा। क्लियर टू यू? नेक्स्ट रूल नंबर 3 लिखो। रूल नंबर 3 इवन अपॉन इवन क्या मिलना चाहिए हमारे पास?
अभी बताया था मैंने, इट कैन बी ऑड नंबर, इट कैन बी इवन नंबर, और ये फ्रैक्शन भी हो सकता है। 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या बना 5, 5 क्या है ऑड, 10 क्या है इवन, 2 भी क्या है इवन। 12 डिवाइडेड बाई 2 क्या बना 6, दोनों क्या है इवन नंबर है, प्रोडक्ट क्या बना इवन। और 2 डिवाइडेड बाई 12 दोनों क्या है ऑड इवन नंबर है, क्या बना 1/6। सो इवन को जब इवन से डिवाइड करोगे आपको ऑड नंबर भी मिल सकता है, इवन नंबर भी मिल सकता है, और फ्रैक्शन भी मिल सकती है। और लास्ट रूल इसमें लिखेंगे, ऑड नंबर डिवाइडेड बाय इवन नंबर क्या मिलेगी, ऑलवेज यू विल गेट अ फ्रैक्शन। 3/10 कर लो कोई भी, क्योंकि ऑड नंबर इवन को डिवाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जब भी आप लोग चाहे 7/4 देख लो, है ना, चाहे 5/10 देख लो, 5/10, लेकिन ये आप लोगों के पास क्या बन गया, आप लोगों के पास ये ओड है और ये इवन है, 1/2 क्या बनी फ्रैक्शन। हमेशा आप लोगों के पास फ्रैक्शन ही बनेगी। 7/4 इवन है, ये ओड है, क्या बनी फ्रैक्शन। तो जब भी ओड नंबर को इवन नंबर से डिवाइड करोगे यू विल ऑलवेज गेट अ फ्रैक्शन। ना तो ओड नंबर मिल सकता है ना ही इवन नंबर मिल सकता है। क्वेश्चन लिखेंगे इसी पे, क्वेश्चन लिखो, 3 स्टेटमेंट्स हैं, यू हैव 3 स्टेटमेंट्स, ठीक है। आपने बताना आंसर क्या होगा। स्टेटमेंट 1 इज odd upon even is always gives fraction. Statement 2, odd upon even can be an odd number. And statement 3, even upon even number always gives इवन नंबर। आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली, ऑप्शन सी 1, 2 and 3, एंड ऑप्शन डी 2 and 3 ओनली। तो आजकल आप लोगों के आपके क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अभी मैंने क्या कराया था, ओड अपॉन इवन हमेशा क्या देगा आप लोगों को फ्रैक्शन। क्या लिखा है ऑलवेज, इट मींस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलती है ओड अपॉन इवन कैन बी एन ओड नंबर। कोई पॉसिबिलिटी है क्या, ओड नंबर को इवन से डिवाइड करेंगे तो कोई पॉसिबिलिटी है हमारे पास फ्रैक्शन के अलावा कुछ आने की। इट मींस स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलती है, इवन अपॉन इवन ऑलवेज गिव्स इवन नंबर। ऑलवेज ऐसा होता है क्या, इवन अपॉन इवन, यानी 10/2 क्या बन रहा है ओड नंबर, 14/2 क्या बन रहा है ऑड नंबर, 16/4 क्या बन रहा है 4 इवन नंबर, एंड 4/16 क्या बन रहा है 1/4 फ्रैक्शन। इट मींस दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। ये स्टेटमेंट कब सही हो सकती थी, जब यहाँ ऑलवेज की जगह क्या लिखा होता कैन बी। इवन अपॉन इवन नंबर कैन गिव्स यू द इवन नंबर, लेकिन ऑलवेज नहीं है, बिकॉज ये इवन भी दे सकता है, ऑड भी दे सकता है और फ्रैक्शन भी दे सकता है। तो आप लोगों से जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो इस लेवल पे बन जाते हैं। लेकिन जब आपको ये सारे टेबल्स के बारे में एक बार गो थ्रू आप लोगों ने किया होगा तो आपको उस टाइम ध्यान आ जाएगा करते हुए कि हाँ यहाँ ऑलवेज पढ़ना आना चाहिए या कैन भी आना चाहिए। और ये ऑलवेज और कैन बी वाली स्टेटमेंट्स ही हैं जिनके बेसिस पे आजकल ज़्यादातर आप लोगों के पास एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं 9 and 11 क्या होना चाहिए, ऑलवेज बी कोप्राइम टू ईच अदर। स्टेटमेंट सही है कि गलत है, भूल गए पहले 2 लेक्चर्स का कि 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर आर ऑलवेज कोप्राइम टू ईच अदर, नो मैटर कौन से नंबर है। तो 9 क्या है ओड नंबर है, 11 क्या है ओड नंबर है, और 9 के बाद 10 उसके बाद 11 आएगा। कंसेक्यूटिव है 9 और 11 2 ओड नंबर, और 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर ऑलवेज आर कोप्राइम टू ईच अदर। स्टेटमेंट ऐसी आ सकती है कि 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स कैन बी कोप्राइम नंबर्स, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी बिकॉज वो कैन भी नहीं है, दे आर ऑलवेज कोप्राइम टू ईच अदर। तो इस तरह से आप लोगों के पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई डाउट इसमें आपको?
नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, हेडिंग लिखेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। अब कंपैरिजन में आपसे क्या पूछा जा सकता है? फॉर एग्जांपल 3/4, 7/8, 31/40। तो आपको पता क्या बोला जाता है, या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। यह पूछा जा सकता है इसमें से कौन सी फ्रैक्शन लार्जेस्ट है और कौन सी स्मॉलेस्ट। ठीक है, जो जनरली हम लोग मेथड पढ़ते हैं, बुक्स में भी आप लोग पढ़ोगे, हम लोग क्या करते हैं पता है किसी को? एलसीएम मेथड का यूज करते हैं। एलसीएम मेथड में क्या करोगे, जैसे यहां मैं डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लूं, क्या आना चाहिए डिनोमिनेटर का एलसीएम? 4, 8, 40। एलसीएम क्या आएगा? आता है ना एलसीएम लेने? नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, मैंने जो एचसीएफ वाले और एलसीएम वाला लेक्चर आप लोगों का 1 या 2 लेक्चर्स के बाद में इसको ही कवर करना है। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए 4, 8 एंड 40 एलसीएम क्या आना चाहिए इसका? 40। तो आपने क्या करना है, 40 से मल्टीप्लाई करना है हर फ्रैक्शन को और 40 से डिवाइड करना है। जब मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ डिवाइड भी कर रहा हूँ तो कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। तो मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 40। नेक्स्ट 7/8 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 40 एंड नेक्स्ट 31/40 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 40। अब आप लोगों ने सभी में कॉमन रखना है 40 को और दूसरे को जो कट कर लेना जो होता है, जैसे ये 10 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1। ये क्या बन जाएगा 30/40 देन 35/40, उसके बाद में 31 डिवाइडेड बाय 40। डिनोमिनेटर सबका सेम है। अब जिसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, वो फ्रैक्शन आप लोगों के पास लार्जेस्ट होगी, और जिसकी न्यूमिनेटर की वैल्यू सबसे कम होगी वो फ्रैक्शन आपकी स्मॉलेस्ट होगी। यहाँ पे 30/40 स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब 3/4 इज स्मॉलेस्ट। उसके बाद 31/40 है, इसका मतलब सेकंड नंबर पे आएगा 31/40, और जो 35/40 इज लार्जेस्ट, और ये किसकी वजह से बना था 7/8, तो 7/8 इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, लेकिन ये है हमारे पास लेंथी मेथड, और हमें एग्जाम में क्या चाहिए? शॉर्टकट। ठीक है, तो इसके लिए मैंने प्रॉब्लम्स को 5 इसमें डिवाइड किया है, 5 to 6 टाइप्स में। तो मैं आप लोगों को इस तरह से कराऊंगा, टाइप 1 प्रॉब्लम्स, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 एंड टाइप 6। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे टाइप 1 प्रॉब्लम्स। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस के अंदर में आपका जो हेडिंग आ रहा है, क्या आ रहा है? टाइप 1 प्रॉब्लम्स। ठीक है, टाइप 1 में जैसे आप लोगों के पास 5/10, 10/10। ठीक है, इसमें कुछ आप लोगों को दिख रहा है कि क्या चीज कॉमन है? डिनोमिनेटर। तो टाइप 1 प्रॉब्लम्स में लिखोगे व्हेन डिनोमिनेटर इज कांस्टेंट। टाइप 1 प्रॉब्लम क्या है आप लोगों के पास? व्हेन डिनोमिनेटर इज कांस्टेंट। जब डिनोमिनेटर कांस्टेंट है तो आप लोगों ने फ्रैक्शन को जो बताना है, स्मॉलर है लार्जेस्ट है, वो सिर्फ न्यूमिनेटर को देख के बताना है। अगर न्यूमिनेटर की वैल्यू स्मॉल होगी तो वो फ्रैक्शन आपकी सबसे स्मॉलर होगी। न्यूमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज करती जाएगी। जैसे 5/10, 10 डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, तो एक डिनोमिनेटर 5 है, एक 10 है, तो आप लोगों के पास 5 इज लेस देन 10, इट मींस 5/10 फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन 10/10, बिकॉज 5/10 क्या आता है? 1/2, और 10/10 क्या आता है? 1, सो हाफ इज लेस देन 1। तो रूल नंबर 1 आप लोगों के पास क्या बोलता है? ये टाइप 1 की प्रॉब्लम्स है, क्या है? इफ डिनोमिनेटर इज कांस्टेंट, लिख लो इसको, इफ डिनोमिनेटर इज कांस्टेंट, इफ डिनोमिनेटर इज कांस्टेंट एज न्यूमिनेटर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन increases. If denominator is constant as numerator increases, value of fraction increases. ये लिखो, इसका एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखो। आपने बताना 3/25, 7/25 और 17/25। अब
इसमें से मेरे को बताओ कि कौन सी फ्रैक्शन सबसे स्मॉलर है, जिसका न्यूमिनेटर सबसे स्मॉलर है, और कौन सी सबसे लार्जेस्ट है, जिसका न्यूमिनेटर सबसे लार्जेस्ट। कर पाओगे? सिंपल। अब जब भी आप लोगों ने फ्रैक्शन का कंपैरिजन देखो तो सबसे पहले क्या देखने की कोशिश करनी है कि कहीं डिनोमिनेटर कांस्टेंट तो नहीं दिया है। अब लिखो टाइप 2 प्रॉब्लम्स। टाइप 2 प्रॉब्लम्स, इसमें क्या होगा, इफ योर न्यूमिनेटर इज कांस्टेंट। अब क्या देखना हमने, अगर आपका न्यूमिनेटर कांस्टेंट है तो फिर क्या चेक करना है हमने, डिनोमिनेटर को। अगर सपोज करो आप लोगों के पास 5/5 है, 5/10 है, देन 5/15 है, आपका न्यूमिनेटर क्या है, कांस्टेंट है। डिनोमिनेटर जब इंक्रीज करेगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। 5/5 क्या है 1, 5/10 क्या है 1/2, 5/15 क्या है 1/3। तो ऑब्जर्वेशन क्या बोलती है, अगर न्यूमिनेटर कांस्टेंट है तो डिनोमिनेटर जब इंक्रीज करेगा फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। टाइप 1 में क्या था, जब डिनोमिनेटर कांस्टेंट है तो न्यूमिनेटर के बढ़ने से आपका फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ता था। टाइप 2 में जब न्यूमिनेटर कांस्टेंट है तो डिनोमिनेटर के इंक्रीज होने से फ्रैक्शन की वैल्यू रिड्यूस होती है। ठीक है, प्रॉब्लम लिखो इसमें। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को टाइप 1 प्रॉब्लम्स में बता देता हूं। सपोज करो आप लोगों के पास प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि आप सारे बेस को सेम बना सकते हो, सारे डिनोमिनेटर को। टाइप 1 में मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ गया 4/9, 7/18 एंड 43/90। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम नहीं लगाना है आपको। देखो 90, 18, 9 सारे 9 के टेबल में आते हैं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूं और इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूं तो प्रॉब्लम क्या बन जाएगी, 40/90, देन 35/90 और लास्ट में 43/90। डिनोमिनेटर क्या है, कांस्टेंट है, जिसका न्यूमिनेटर सबसे ज्यादा होगा वो फ्रैक्शन सबसे लार्जेस्ट होगी। तो 43/90 इज लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कौन सा है आपका 35/90। तो एक्चुअल में 7/8 है ना, 7/18 इज लेस देन 4/9 इज लेस देन 43/90। तो अगर आप लोगों को लगता है कि जो डिनोमिनेटर है आप सभी का सेम बना सकते हो तो उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आप डिनोमिनेटर को सेम बनाओ। क्लियर टू यू। सेकंड चीज क्या पढ़ी हम लोगों ने, न्यूमिनेटर के बारे में। वहां पे भी अगर आपको दिख रहा है कि न्यूमिनेटर में जो भी वैल्यूज हैं एक दूसरे की मल्टीपल हैं तो आप लोगों ने उसको न्यूमिनेटर कांस्टेंट बनाने की कोशिश करना है। फॉर एग्जांपल 4/9, 8/17 एंड 40/93। अब इनका एलसीएम निकालने लगोगे तो जान निकल जाएगी। 17 से 93 को मल्टीप्लाई करोगे, फिर 93 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे। सिंपल देख लो, न्यूमिनेटर जो है वो एक दूसरे का मल्टीपल है। अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूं डिवाइडेड बाय 10, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना बन जाएगा 40/90, देन 40 बाय ये आप लोगों का 85 है ना, देन 40/93। जब न्यूमिनेटर आपका कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर जिसका सबसे ज्यादा होगा फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे कम होगी। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी 40/93 इज लेस देन, उसके बाद 40/90 यानी 4/9 इज लेस देन 40 डिवाइडेड बाय 85 जो था 8 डिवाइडेड बाय 70। तो आप लोगों ने प्रॉब्लम को देखना है कि न्यूमिनेटर को आप कांस्टेंट बना सकते हो या डिनोमिनेटर को कांस्टेंट बना सकते हो। ठीक है, ये थी आपकी टाइप 2 प्रॉब्लम। अब मैं आप लोगों को करवाऊंगा टाइप 3 प्रॉब्लम। जब आपको न्यूमिनेटर भी कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, डिनोमिनेटर भी कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, मैंने आपको नंबर्स पढ़ाए थे। नंबर्स क्या थे, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की डिवीजन की थी रैशनल और इररेशनल। रैशनल को आप लोगों ने डिवाइड किया था इंटीजर में और फ्रैक्शन में। आप फ्रैक्शन को आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होगी जिसमें न्यूमिनेटर की वैल्यू होगी आपकी स्मॉलर और इम्प्रॉपर में न्यूमिनेटर की वैल्यू क्या होगी
लार्जर। जैसे मैंने 1/2 लिख दूं, 2/3 लिख दूं, 7/9 लिख दूं, जिसमें न्यूमिनेटर स्मॉलर है, जो एक्चुअल में हमें डिनोमिनेटर इज लार्जर, न्यूमिनेटर इज स्मॉलर, वो बनेगी प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसमें 3/2 हो, 9/7 हो, 17/4 हो, जिसमें न्यूमिनेटर की वैल्यू लार्जर हो, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो, स्मॉलर हो, वो क्या बनेगी आप लोगों के पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो जो आप लोगों के पास टाइप 3 की प्रॉब्लम्स हैं, उसमें हम लोगों के पास कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो टाइप 4 की प्रॉब्लम्स में, उसमें हमने क्या देखनी है, फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर है, यही देखना है हम लोगों ने। ठीक है, तो टाइप 3 प्रॉब्लम्स का हेडिंग दो, टाइप 3 प्रॉब्लम्स। ठीक है, टाइप 3 प्रॉब्लम्स, इसमें आप लिखोगे फ्रैक्शन मस्ट बी है, पहली लाइन लिखोगे फ्रैक्शन मस्ट बी है प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने आपको बता दी, जिसमें न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से क्या होगी, स्मॉलर होगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन है नाइदर न्यूमिनेटर nor denominator is constant, neither numerator nor denominator is constant, but difference between numerator and denominator is constant। क्या कंडीशन बताई, डिफरेंस बिटवीन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, जब भी आप लोगों को चीज भूल जाए, आप लोगों ने ये एग्जांपल जरूर याद रखना है, 5/10, 10/15, 15/20, 20/25। सबके बीच में देखो, ना तो न्यूमिनेटर कांस्टेंट है, ना ही डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, लेकिन डिफरेंस लूं, यहाँ पे डिफरेंस क्या है 5, यहाँ पे डिफरेंस क्या है 5, यहाँ पे डिफरेंस क्या है 5, यहाँ पे डिफरेंस क्या है 5। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे यूनिट डिजिट में 5 होने चाहिए। मैं लिख दूं आप लोगों के पास 104/109, डिफरेंस क्या है 5। सेम इसमें लिख दूं 181/186, डिफरेंस क्या है 5। जब ऐसी कंडीशन बने जहां पे आप लोगों के पास न्यूमिनेटर भी कांस्टेंट नहीं हो, डिनोमिनेटर भी कांस्टेंट नहीं हो, लेकिन जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो उस केस के लिए कंडीशन लिखो। उसमें आप लोगों ने डिनोमिनेटर को भूल जाना है और सिर्फ किसको देखना है, न्यूमिनेटर को। अगर आपका न्यूमिनेटर इंक्रीज होगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, टाइप 1 की तरह हो जाएगा। डिनोमिनेटर वहां कांस्टेंट होता था, यहाँ कांस्टेंट नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन कैसी है, प्रॉपर फ्रैक्शन, मींस न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से हर जगह क्या है, स्मॉलर है। तो डिनोमिनेटर को भूल जाओ, आपने क्या देखना है, सिर्फ न्यूमिनेटर। अगर न्यूमिनेटर की वैल्यू लार्जर है तो फ्रैक्शन लार्जर होगी, न्यूमिनेटर की वैल्यू स्मॉलर है तो फ्रैक्शन क्या होगी, स्मॉलर होगी। क्लियर टू यू? क्वेश्चन लिखेंगे इसके ऊपर। क्वेश्चन लिखेंगे 5/7, 13/15, 91/93। अगेन सेम नंबर है, अगर मैं यहां पे इनका एलसीएम लेने लगूं तो फिर प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन देखी, डिफरेंस इज 2, डिफरेंस इज 2, डिफरेंस इज 2। और फ्रैक्शन कैसी है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप लोगों ने जो आपका डिनोमिनेटर है उसको भूल जाना है। जो लार्जर कौन सी वैल्यू है 91, सो 91/93, ठीक है, इज लार्जेस्ट। देन उसके बाद क्या आ जाएगा 13/15, और उसके बाद क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 5/7। क्लियर टू यू? क्या देखा आप लोगों ने, नाइदर डिनोमिनेटर इज कांस्टेंट नॉर न्यूमिनेटर इज कांस्टेंट, बस उनके बीच का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन ये कैसी फ्रैक्शन थी आप लोगों के पास, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती तो वो आप लोगों का बन जाता है टाइप 4 प्रॉब्लम। टाइप 4 प्रॉब्लम क्या है आप लोगों के पास, फ्रैक्शन कैसी है, इम्प्रॉपर। लिख लो इसको, फ्रैक्शन मस्ट बी इम्प्रॉपर। अगर किसी को सारे टाइप्स याद रखने में भी प्रॉब्लम आएगी, जब आप टाइप 5 करोगे
तो वो सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। टाइप 4 में क्या है, फ्रैक्शन मस्ट बी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद अगेन सेम कंडीशन, नाइदर न्यूमरेटर इज कांस्टेंट नॉर डिनोमिनेटर इज कांस्टेंट, बस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है आप लोगों का, कांस्टेंट है। तो क्या होगा आप लोगों के पास, अगेन न्यूमरेटर की वैल्यू पहले इंक्रीज कर रही थी तो फ्रैक्शन क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था। अब अगर न्यूमरेटर की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो फ्रैक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल लिखो, फोर्टी 4/41, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। देन 7/4, देन 67/64। ना तो आप लोगों का डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, ना ही आप लोगों का न्यूमरेटर कांस्टेंट है, लेकिन सबके बीच में डिफरेंस क्या है, सेम है 3। तो जैसे जैसे आपका न्यूमरेटर क्या होगा, इंक्रीज होगा, आपकी फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं 10/5 105/100, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, 10/5 की, बिकॉज ये क्या आता है 2 और ये क्या आएगा 1.05। तो आपने जब देखा इसको, नाइदर न्यूमरेटर कांस्टेंट नॉर डिनोमिनेटर कांस्टेंट, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 5 है। तो आप लोगों ने डिनोमिनेटर को भूल जाना है, न्यूमरेटर को देखना है। जैसे जैसे न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, फ्रैक्शन की वैल्यू रिड्यूस होती है। तो इन रूल्स का ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है। अब आप लिखोगे टाइप 5 प्रॉब्लम, ठीक है। सो हमारी टाइप 5 की जो प्रॉब्लम है उसका एग्जांपल लेंगे हम लोग। एग्जांपल 9/11 एंड 10/14। तो टाइप 5 प्रॉब्लम में मैंने क्या कहा, आप लोगों के पास ना तो आपका न्यूमरेटर कांस्टेंट है, ना डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, ना ही इन दोनों के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है। तो टाइप 5 मेथड में हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। जो एक नंबर का न्यूमरेटर है उसको सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ 9 × 14, 10 × 11, ये क्या आ जाएगा 110, और ये कितना आ जाएगा 126। इनमें से लार्जर क्या है 126। इट मींस आप लोगों के पास 9/11 इज ग्रेटर देन 10/14। क्लियर टू यू। सेकंड एग्जांपल आप लोग ले लो 2/3, 3/5, 4/7। मैंने क्या कहा, जो नंबर है उसके न्यूमरेटर को जो बाकी बचे हुए नंबर्स के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 5 × 7, 3 × 3 × 7, यही बनेगा ना, एंड 4 × 3 × 5 क्या आता है आप लोगों के पास, ये 70, ये 63, एंड यहाँ पे आ जाएगा 60। तो 70 इज लार्जेस्ट। तो आप लोगों के पास इट मींस 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5 इज ग्रेटर देन 4/7। और ये जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है, ये इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो आपका एलसीएम मेथड ही है। कैसे है, अगर मैं इस प्रॉब्लम में 2/3, 3/5, 4/7 अगर एलसीएम मेथड का यूज करता तो 3, 5, 7 इनका एलसीएम क्या आएगा 3 × 5 × 7। सो मैं एलसीएम से मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। 2/3 × 3 × 5 × 7 अपॉन 3 × 5 × 7। नेक्स्ट नंबर 3/5 multiply by 3 × 5 × 7 upon 3 × 5 × 7, and third number 4/7 into 3 × 5 × 7 upon 3 × 5 × 7। अब सबने आप लोगों ने जो एलसीएम है डिनोमिनेटर में उसको कांस्टेंट रखना है। 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। तो अल्टीमेटली आप देखोगे पहली टर्म बनी 2 × 5 × 7, next term is 3 × 3 × 7, and last term is 4 × 3 × 5। और सभी की जगह डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, तो रूल नंबर 1 को याद करेंगे, इफ डिनोमिनेटर इज कांस्टेंट न्यूमिनेटर इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड यू द आंसर, कि कौन सी आपकी वैल्यू जो है वो लार्जर होगी और कौन सी स्मॉलेस्ट होगी। क्लियर टू यू। अब जो टाइप 6 प्रॉब्लम्स है वो हमारे पास,
वो आएंगी अप्रोक्सीमेशंस की प्रॉब्लम्स। जैसे कि अभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे आप लोग, लेकिन मैंने आप लोगों को नंबर दे दिया 1999 अपॉन 2998, दूसरा नंबर है 2999 अपॉन 4997। अब करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, करो मल्टीप्लाई 1999 को 4997 से, ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाएंगे। अप्रोक्सीमेशन मींस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2000, नीचे इसको लिख सकता हूँ 3000, नेक्स्ट इसको लिख सकता हूँ 3000, यहाँ पे 5000, ये क्या बन जाएगा 2/3, ये क्या बन जाएगा 3/5। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लो, 10 दूसरा क्या बना 9, इट मींस 2/3 इज लार्जर 3 and 5, ultimately 1999 divided by 2998 is greater than 2999 upon 4997। लेकिन अप्रोक्सीमेशन बड़े नंबर की ही करनी है। अगर मैं आपको बोलूं 1/2 है, अब 1 को अप्रोक्सीमेट करके 0/2 करके 0 ना कर देना ना, जिसके पास ज्यादा है उसी से कुछ लिया जा सकता है। तो अप्रोक्सीमेशन आप लोगों के पास जो ओरिजिनल नंबर है उसकी अप्रोक्सीमेट 1% वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2000 का 1% कितना बनता है 20, यहां मैंने अप्रोक्सीमेशन के लिए कितना ऐड किया है सिर्फ 1। तो जो आपका गिवन नंबर है उसके 1% तक की वैल्यू अगर आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करनी पड़े तो आप अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करोगे, अदरवाइज अप्रोक्सीमेशन मेथड से आंसर गलत आने के चांसेस रहेंगे। तो लार्जर नंबर्स के लिए जहां 1% एरर का मार्जिन है वहां पे आप लोगों ने अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करना है। अदरवाइज टाइप 1 से लेके टाइप 6 तक मैंने आप लोगों को सारे मेथड्स करा दिए हैं। मे बी आप टाइप 1, 2, 3, 4 को भूल जाओ, लेकिन जो आपका टाइप 5 मेथड है वो सभी जगह के लिए क्या है एप्लीकेबल है। वो एलसीएम मेथड का ही आप लोगों के पास से शॉर्टकट वर्जन है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। आज क्या क्या पढ़ा हमने, रूल ऑफ इंडिसेस 7 रूल्स देखे, उसके बाद हमने क्या पढ़ा ओड इवन नंबर्स, उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में पढ़ा, और लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। उनमें कितने हम लोगों ने लगभग 6 टाइप्स डिस्कस किए, लेकिन टाइप 5 की प्रॉब्लम्स जो है वो आप लोगों को हर टाइप के प्रॉब्लम का आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। बाकी हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर एक दिन बाद करेंगे।